प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिडिल साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी SSS मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अगर नंबरिंग की बात की जाए तो हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके थे और आज का जो आपका नंबर है ये आपके 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने वाला है। तो हमारा जो PDF था वो रेडी नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा क्यों ना आपके बुक से ही प्रश्न को यहाँ पे उठाया जाए। तो आपका ये जो बुक है ये यूथ की बुक है, तो जितने लोग अभी तक बुक नहीं परचेज किए हैं ये प्रश्नों को देखकर उनका एनालिसिस करके अपना बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कई सारे प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो एक अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको अगर देखना है तो सारे के सारे प्रश्न देखिए और फिर उनके बाद में आप अपना विचार करिए कि ये बुक लेने लायक है या फिर नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल और ग्रुप 2 होता है, तो आप ग्रुप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और आपका जो टाइमिंग होता है क्विज का वो आपका सुबह 9 बजे होता है और रात में आपका 9:45 पे होता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। और चलिए हम देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि गर्भावस्था में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका जो खतरा होता है या फिर जो भय होता है ये बना रहता है कि कहीं ऐसा घटित ना हो जाए। तो जो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है गर्भपात दिया हुआ है, अपरिपक्वता दिया हुआ है और गुर्दे का संक्रमण या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला जाएगा, इनमें से सभी। गर्भावस्था के दौरान जो आपकी समस्याएं हैं जैसे आपकी गर्भपात यानी कि गर्भावस्था हुआ और ऐसा ना हो कि गर्भपात ही हो जाए, तो ये भी एक समस्या या फिर भय बना रहता है। साथ में अपरिपक्वता यानी कि आपका जो भी फीटस है वो अपरिपक्व ना रह जाए, तो ये भी एक डर बना रहता है। और साथ में आपके गुर्दे का संक्रमण यानी कि आपका गुर्दा जो है यानी कि आपका जो किडनी है ये कहीं कुछ इसमें ना हो जाए, तो ये भी आपकी एक समस्या बनी रहती है। और साथ में एक समस्या और ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनको मधुमेह हो जाता है, जबकि उनको पहले से किसी भी मधुमेह जैसी शिकायत नहीं रहती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सगर्भता काल की अवधि क्या होती है। सगर्भता काल की अवधि क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, अंडे के समय निर्माण, अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुँचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक या फिर आपका जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाने वाला है निषेचन से जन्म तक। निषेचन का मतलब होता है जब आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है और आपके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं या फिर आप इसको फर्टिलाइजेशन भी नाम देते हैं इंग्लिश में। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं, सगर्भता अवधि काल दिया जाता है यानी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं। आपको बताना है कि आपकी जो गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं। गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक या फिर आपका गर्भधारण से 8 सप्ताह या फिर आपका जन्म से 14 सप्ताह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर आपका जाने वाला है ये आपका बी यानी कि गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है इसको गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। आपकी जो गर्भकालीन अवस्था होती हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका जो भाग हो जाता है बीजावस्था, क्या हो जाता है आपका बीजावस्था हो जाता है। दूसरा आपका हो जाता है भ्रूणावस्था, क्या हो जाता है आपका भ्रूणावस्था हो जाता है। और तीसरा आपका क्या हो जाता है, गर्भावस्था हो जाता है। क्या हो जाता है आपका गर्भावस्था हो जाता है। तो आपका गर्भकालीन जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और आपका गर्भावस्था होती हैं। तो इन पॉइंट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि आपकी गर्भकालीन अवस्था यानी कि पेरेंटल पीरियड की जो अवस्थाएं होती हैं, इस अवस्था में जो विकास का गति होता है वो क्या होता है आपका बहुत तेज़ी से होता है। विकास का जो गति होता है बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये बहुत तेज़ी से होते हैं। क्या, शारीरिक परिवर्तन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। गर्भकालीन अवस्थाएं क्या होती हैं, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्थाएं आपकी क्या कहलाती हैं, गर्भकालीन अवस्थाएं कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि एक कथन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस पे आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पे सत्य है और कौन सा यहाँ पे असत्य है, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है, असत्य नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है कि भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु और मध्य ताप भीरु जीवाणु पर निर्भर है।
भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कमी हो जाती है। तो देखिए जो दोनों स्टेटमेंट है आपका सही है, तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा ए और दो, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है वो आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि डॉट डॉट भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है, यानी कि आपका जो भोजन जन्य रोगों के जो कारण होते हैं इनमें से कौन सा एक होता है। सूक्ष्मजीवों से दूषित होना, उष्मायन या फिर शोध या फिर आपका पेचिश। उष्मायन जो होता है आपको हमने बताया था, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसको उष्मायन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो भोजन जन्य रोग होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सभी को पता चल गया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, यानी कि आपका जो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोग के कारण में से एक है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, यानी कि आपका जो ORS का घोल होता है, ठीक है, वो किसके लिए मिलाया जाता है, जो ग्लूकोज इसमें मिला होता है। हमने बताया था कि जो आपके साल्ट होते हैं, साल्ट के नाम भी बताया था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम, साथ में यहाँ पे बताया था कि इसमें डेक्ट्रोज या फिर आपका ग्लूकोज भी होता है। तो ये ग्लूकोज का वर्क क्या होता है, सोडियम का ये अवशोषण करता है, या फिर आपका ऊर्जा का स्रोत है, या फिर आपके स्वाद में वृद्धि करने के लिए आप ग्लूकोज ले लेते हैं ORS में, या फिर आपका कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, ग्लूकोज जो होता है आपका ORS में ऊर्जा देने के लिए डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI है, यानी कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या होता है। तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये आपके भार और आपके लंबाई का एक अनुपात होता है, तो इस तरह से भी आप लोग इसको कह सकते हो। लेकिन सच्चाई जो ये है कि जो प्रश्न बनेगा आपके, ये जो मात्रक होते हैं मात्रक से रिलेटेड रहेगा, तो आपको ये बताना है। तो आपके शरीर का भार किग्रा में, या फिर शरीर की लंबाई मीटर, ठीक है, मीटर में, या फिर आपका शरीर का जो भार होता है ग्राम में नापेंगे, या फिर आपके मीटर में, या फिर किग्रा में और मीटर में। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, ये देखिए भार स्क्वायर है, भार स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका करेक्ट वाला, ये क्या जाएगा आपका ए वाला, यानी कि शरीर का भाग केजी में और साथ में शरीर की जो लंबाई होती है आपके मीटर स्क्वायर में मापी जाएगी। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा, क्योंकि आपका ये प्रश्न क्या हो जाता है, एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 नंबर का है। अघुलनशील तथा संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरित करना कहलाता है, या फिर रूपांतरण कहलाता है। यानी कि आपका एक प्रकार का भोजन है जो कि अघुलनशील है, ठीक है, और क्या है, जटिल भोजन है, और इस जटिल भोजन को क्या करना है, आपको घुलनशील और सरल आहार में परिवर्तन करना है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है, आत्मसात्करण, या फिर आपका आधारीय अपचयन, या फिर आपका पाचन, या फिर आपका आहारिकी। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, आधारीय अपचयन। क्या होता है आपका आधारीय अपचयन, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिक चीज़ होते हैं, आधारीय अपचयन को आप मेटाबॉलिक कहते हैं। तो आपका जो अघुलनशील होता है और जो जटिल भोजन होता है उसको घुलनशील और सरल में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी से आपको जो भी एनर्जी मिलती है वो होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर का, और 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्न में सामान्यतः कौन संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि यहाँ पे कुछ आपके भोजन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संतुलित आहार नहीं माना जाता है। फल व सब्जी नहीं माना जाएगा, सलाद नहीं माना जाएगा, दालें नहीं मानी जाएंगी, या फिर आपका चाय नहीं माना जाएगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर आराम से दे लेंगे, चाय नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चाय आपके संतुलित आहार में नहीं आता है। अगर हम संतुलित आहार की परिभाषा की बात करें तो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विशेष व्यक्ति जो होते हैं उनके मांग के अनुसार, जैसे उनके आयु के अनुसार, उनके वजन के अनुसार, या फिर उनके क्रियाशीलता के आधार पे जो उचित मात्रा में यौन उचित मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपके संतुलित आहार कहते हैं। एक बार आपको फिर से समझाते हैं कि आपका जो संतुलित आहार है वो होता क्या है। देखिए आपका जो भी शरीर है, ठीक है, शरीर के आपकी मांग कितनी है, आप कितना वर्क कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है और आपका वजन क्या है, ठीक है, आप कितना क्रियाशील हैं, इसके आधार पे जो भी आप डाइट लेते हैं, जो भी आप खान पान करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, संतुलित आहार रहता है। ठीक है, यानी कि अपने कार्य के अनुसार, अपने वजन के अनुसार जितना आप लिमिट में चीज़ें ले रहे हैं, जितनी मात्रा होनी चाहिए उतना ले रहे हैं, तो आपका जो आहार है वो क्या माना जाएगा, संतुलित आहार माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संतुलित आहार में
पोषक चीज़ें ही आएंगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चाय आपका जो है वो पोषक में नहीं आता है। 10 नंबर पे आ जाओ बच्चे। जीवन रक्षक घोल निम्न में, ठीक है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। यानी कि आपका जो जीवन रक्षक घोल होता है वो किस अवस्था में दिया जाता है? निर्जलीकरण, बुखार की अवस्था में, खांसी की अवस्था में, सिर दर्द की अवस्था में आपको निर्जलीकरण दिया जाता है। तो देखिए आपका जो सही आंसर जाएगा आपका डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। बुखार और खांसी के केस में मतलब ORS घोल को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा प्रदान करता है और बीमारी बढ़ने की चांसेस और बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? यानी कि आपका जो मिसिंग वुमेन है, जिसमें जो महिलाएं का संख्या कमी आ रही है, जो विभिन्न प्रकार की महिलाएं हैं उनकी संख्या जो कम हो रही है उससे संदर्भित है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो संकल्पना है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन है अमृत सेन है, रोमला थापर हैं, सी रंगराजन जी हैं और विपिन चंद्रा जी हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका अमृत सेन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला जाएगा। अमृत सेन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो बच्चे हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन जो आपका दिया है 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय को, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर, या फिर आपका केवल हिंदू पर। तो देखिए आपका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ये आपके सिख, हिंदू, बौद्ध और जैन पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 13 नंबर का और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रक्त तथा विवाह संबंध पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। यानी कि ऐसा संबंध जो कि आपका रक्त और विवाह से संबंधित है तो उसको क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे, गोत्र कहेंगे, नातेदारी, या फिर आपका संयुक्त विवाह। तो इस परिवार मतलब, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका नातेदारी। नातेदारी को ही क्या कहते हैं? रक्त और विवाह संबंध पर आधारित व्यवस्था मानते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चे, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? यानी कि जो भी आपके हिंदू विवाह दिए गए हैं उनमें से कौन सा उत्कृष्ट यानी कि अच्छे लेवल का विवाह नहीं माना जाता है? ठीक है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और आपका आर्ष विवाह है। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर जाएगा आपका गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये अच्छे लेवल का विवाह नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें हिंदू शास्त्रों के अनुसार कौन कौन से अच्छे कोटि के विवाह हैं, तो आपका ब्रह्म विवाह है, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, ठीक है, और आर्ष विवाह, ये आपके श्रेष्ठ माने जाते हैं। और आपका 2 गंधर्व विवाह और आपका असुर विवाह। ठीक है, कौन कौन सा? तो आपका गंधर्व विवाह दिया हुआ है और साथ में आपका एक असुर विवाह, ये क्या माना जाता है? निम्न कोटि का यहाँ पे विवाह माना जाता है। ठीक है, और एक विवाह और आपका है पैचाच। ठीक है, पैसाच, पैसाच नहीं पैसाच, तो पैसाच भी आपका क्या माना जाता है? हीन विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है? तो जो आपके ऑप्शन दिए हैं, मार्कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, मारडाक दिया हुआ है, किंग्सले डेविस दिया हुआ है और आपका KM कपाड़िया दिया हुआ है, PN प्रभु दिया हुआ है। तो आपका जो भेदभाव किया गया है वो आपका बी के द्वारा किया गया है, यानी कि किंग्सले डेविस के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? ह्यूमन सोसाइटी में इस चीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, जो आपका ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है, मानव समाज है, इसमें क्या किया है? इसका उल्लेख किया है। और यह पुस्तक आपका पार्सन्स मार्टनवादी पर मतलब कि प्रक्षेपण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का और 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई? यानी कि आपका जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है इसका स्थापना कब किया गया है? 1952, 1953, 1954 और आपका 1955। तो जो सही आंसर जाएगा आपका 1952 में आपका क्या किया गया है? भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की गई है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो बच्चा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 17 नंबर का और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, जो कि महिलाएं हैं उनको पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% का आरक्षण दिया जाएगा? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद
243। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 19, ठीक है, अनुच्छेद 243, ठीक है, 19 कह रहे हैं बार बार। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका अनुच्छेद 243 आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जात के महिलाओं के लिए 1/3% पंचायती राज व्यवस्था में छूट देता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का, और 23 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या शामिल नहीं है। तो बताना है कि 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं शामिल है, और आपके जो ऑप्शंस हैं वास्तविक व्यवहार है, लैंगिक दुर्व्यवहार है, मौखिक दुर्व्यवहार है, भावनात्मक दुर्व्यवहार है। तो यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है कि कौन सा यहाँ पे कोड सही है, ठीक है, केवल फर्स्ट है या फिर केवल फर्स्ट सेकंड है, थर्ड फर्स्ट थर्ड, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर आपके चौथा नंबर का, या फिर आपका फर्स्ट और फिर चौथा नंबर का। तो देखिए इसमें केवल आपका वास्तविक दुर्व्यवहार नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका केवल ए वाला सही जाएगा। इसके अलावा आपका शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुरुपयोग और आपका साथ में आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। इतना भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पेपर में आएगा तो इस तरह से नहीं आता है, केवल एक 2 3 ऐसे में दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा और आप वहाँ पे गलत करके चले आएंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा लिख गया है, लेकिन पढ़ के हम आपको समझाएंगे। किस प्रकार के निर्धनता के कुछ समूह की जीवन यापन की स्थिति तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच के अंतर का मापन जुड़ा है। तो किससे आपका ये अंतर जुड़ा हुआ है, परिवर्तित निर्धनता से, या फिर आपका निर्धनता की संस्कृति से, या फिर आपका सापेक्ष निर्धनता से, या फिर आपका पूर्ण निर्धनता से। तो देखिए आपका ये कहलाएगा सी नंबर, सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 25 नंबर पे आ जाओ। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथ में किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है। यानी कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके निवारण यहाँ पे मिलते हैं। वेद में मिल रहे हैं, पुराण में मिल रहे हैं, उपनिषद में, या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपका सही आंसर जाएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, सही जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपके चाणक्य जी थे, चाणक्य जी का जो अर्थशास्त्र था उसमें बेरोजगारी के निवारण का यहाँ पे प्रथम उल्लेख किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर पे आओ। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है। यानी आपका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक धारणाएं हैं, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा जो है ये आपको बताना है। तो सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है, ऑप्शंस आपके हैं कार्ल मैनहीम, या फिर आपका अर्बन निम्कॉफ, या फिर आपका इमाइल दुर्खिम, या फिर आपका पीटर बर्गर। तो देखिए आपका आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए वाला, ठीक है, कार्ल मैनहीम, ठीक है। कार्ल मैनहीम की एक पुस्तक भी है, इसको भी आप लोग रट के रहिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। मैन एंड सोसाइटी, क्या, मैन एंड सोसाइटी इनकी एक पुस्तक है। इसी में इन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, मैन एंड सोसाइटी, ठीक है, मैन एंड सोसाइटी। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, एक इसकी पुस्तक है, कार्ल मैनहीम की पुस्तक है, ठीक है। चलो 27 नंबर पे आओ भाई। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रक्षत्र सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है। प्रक्षत्र सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सायास परिवर्तन, ऐच्छिक परिवर्तन, समाज के अधिकांश लोगों में ध्यान दिए बिना परिवर्तन, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो प्रक्षत्र सामाजिक परिवर्तन होता है ये आपका सी नंबर का होता है, यानी कि इसमें समाज कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है, और किसी भी आंशिक ध्यान दिए हुए कोई परिवर्तन हो जाता है तो आपका प्रक्षत्र सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। 28 नंबर पे आ जाओ। 28 नंबर का जो प्रश्न है इस प्रकार से है कि इसमें आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समाजशास्त्री हैं और आपकी इधर पे क्या दिया हुआ है, उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विन, तो आपका ये सही है, ठीक है, ये क्या है आपका सही है। बी गार्डन चाइल्ड नव उद्विकास सिद्धांत, तो ये भी आपका सही है, बी गार्डन चाइल्ड का, ठीक है, चिल्ड कहिए, हाँ सॉरी चाइल्ड नहीं होगा बेटा, ठीक है, बी गार्डन चिल्ड, ठीक है। तो बी गार्डन चिल्ड का जो सिद्धांत है नव उद्विकास सिद्धांत है, ठीक है। लेस्ली हाइट का है, तो ये आपका क्या है, लेस्ली हाइट का ये है सांस्कृतिक विकास, ऊर्जा और समुचित प्रबंधन का, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। सही कौन सा नहीं है, जूलियन स्टीवर्ड चक्रीय सिद्धांत इनका नहीं है, ठीक है। जूलियन स्टीवर्ड का क्या सिद्धांत है, बहुरेखीय विकास सिद्धांत है, क्या है आपका बहुरेखीय विकास सिद्धांत है। तो आप लोग ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुरेखीय विकास सिद्धांत, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन गलत है ये आपका कौन सा है, डी वाला सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए जूलियस स्टीवर्ड का क्या है,
बहुरेखीय विकास सिद्धांत है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, 29 नंबर पे आओ भाई। 29 नंबर का यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति लागू की गई। तो आपका जो है इसमें वर्ष बताया गया है कि कौन से वर्ष में लागू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं, यहाँ पे 2018 से 2028, 2020 से 2030, 2021 से 2030 या फिर आपका 2019 से 2029। सही ऑप्शन आपका जाएगा सी वाला। 2021 से 2030 को यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 को लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा? आदित्य जी यानी कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो आपका 11 जुलाई को किया गया है। कि कब किया गया भाई? तो आपका 11 जुलाई को किया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, 30 नंबर पे आ जाओ भाई। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर परिवर्तक हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिवर्तक कौन है? आपके जो यहाँ पे आंसर सही जाएगा वो आपका हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन ही आपके हैं यहाँ पे क्या, ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या के प्रतिपादक यानी कि परिवर्तक हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो इनका डाल्टन के नियम है, अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति की आय संकल्पना सहमत व्यक्त की है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे इनकी, ठीक है, अवधारणा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। 30 प्रश्न यहाँ पे हमने सॉल्व कराया आपको, और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि आपकी जो बुक है, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस बुक है काफ़ी अच्छी है। अच्छे लेवल के प्रश्न भी यहाँ पे रखे गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़िए और अपने प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आपका जो सोशोलॉजी है, ठीक है बच्चा, जो आपका सोशोलॉजी है यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए प्रश्न को। लगभग चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और आपका जो गृह विज्ञान का पोर्शन है, जिसमें हम अधिकतर थ्योरी लेक्चर ले ही लिए हैं और लगातार थ्योरी लेक्चर हम लेंगे। 2-3 दिन से हम लोग MCQ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लेकिन समय जैसे ही आपका सही होगा, मतलब समय हमारे पास आ जाएगा, हम चीज़ों को आगे और तेज़ी से बढ़ाएंगे। क्विज आपका टाइम से होता रहेगा और आपका जो लेक्चर है इसी तरह अपलोड होता रहेगा। और लाइव का जो टाइम होगा, अगर लाइव हमें लेना होगा तो उसको हम पहले से बता देंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रैक्टिस हो सके। और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, तेज़ से कर दीजिए और भी पढ़ाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।